बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को इतना हिज़्ब इख्तिलाफ से डर और खौफ नहीं है जितना इत्तेहादी जमातों की वजह से हुकूमत परेशान दिखाई देती है। कुछ ही अरसे बाद इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज़ होती हैं तो हुकूमत के हाथ पाँव फूल जाते हैं। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म इस वक्त खासी नाराज़ दिखाई देती है और आज के होने वाले इजलास में भी इस बात का भी इशारा दिया गया कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद आती है तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म उसका साथ भी दे सकती है। इसके साथ साथ हुकूमत की कारकर्दगी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है, लेकिन हम हुकूमत उससे आंखें चुराने के लिए बेहतरीन राह फरार इख्तियार करती है कि वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। अपोजिशन की साबका हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने रखना शुरू कर देती है ताकि अवाम को इस तरफ लगाया जा सके कि मौजूदा जो कुछ भी हालात ख़राब हैं इसकी सारी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर आयद की जा सकती है। क्या इन हालात में हुकूमत के लिए ये सारी जो मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं इनको हैंडल करना आसान होगा? और फिर आपको याद होगा चंद रोज़ पहले ही डॉलर की कीमत में थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई तो हुकूमत के सारे वज़रा टेलीविजन चैनल्स पर आकर शादियाने बजाने लगे कि अब डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपये की कीमत मुस्तहकम हो रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। उससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनको खुशखबरी सुना चुके थे कि जब आप पैसे वापस भेजते हैं आपको ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। फिर जब कम हुए एक नई दलील सामने आ गई। आज फिर शायद हुकूमत ये दावा कर सकेगी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं उनके लिए फिर मौजें हो गई हैं कि जो पैसे वहाँ से भेजेंगे तो पाकिस्तानियों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। गोया लगता ये है कि हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दे रही है जिसका किसी को शायद इल्म ही नहीं है। इसके साथ साथ एक दबाव बढ़ता हुआ हुकूमत के ऊपर। फिर नवंबर के आखिर तक बहुत सी ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से भी एहतजाज तकवीत पकड़ेगा और उसके साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादी भी आस्ता आस्ता हुकूमत को झंडी कराना शुरू कर देंगे। इन हालात में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? फिर कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म इस कार्ड को बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तो असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार हूँ, तोड़ दूँगा, लेकिन उसके बाद फिर वही कुव्वतें, वही पुरानी हुकूमतें वापस लौट आएंगी। गोया एक थ्रेट कार्ड वो इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। मज़हर साहब का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़रार खोड़ो साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, और उनके साथ मुबशर ज़ैदी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। दोनों हमारे सीनियर साहिबान प्रोग्राम करते हैं डॉन न्यूज़ पर ज़रा हट के। दोनों मेहमानों आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम का अगर आगाज़ मैं आपसे करूँ, इस वक्त सूरत हाल क्या दिखाई देती है? जो इजलास पार्लियामेंट का मुश्तरका वो तो मुलतवी हुआ, एक बड़ा वाज़ेह इशारा हुकूमत को मिला, लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी के इजलास मुनक़द हो रहे हैं, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का भी, MKM भी कहीं ना कहीं बातचीत करती ये दिखाई देती है कि हुकूमत से नाराज़गियाँ बढ़ चुकी हैं। वापसी के इम्कानात होंगे या हुकूमत के लिए अपोजिशन से ज़्यादा इत्तेहादी ख़तरनाक साबित होंगे? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, हमारी सियासत इशारों की सियासत होती है और पिछले कई दिहाइयों से ये इशारों की सियासत होती है। इशारे होते हैं तो सियासत में हलचल पैदा हो जाती है, इशारे नहीं होते तो सियासत रुक जाती है, इशारे होते हैं तो तहरीक चलने लगती है, इशारे नहीं होते तो तहरीक रुक जाती है। तो हमारी हुकूमत बनाने से अपोजिशन चलाने तक हमारी सियासत इशारों की सियासत है। दूसरी बात यह कि इत्तेहादियों को ले लें। इस वक्त अगर एक भी इत्तेहादी निकल जाए तो पंजाब गवर्नमेंट भी अगर PMLQ विड्रॉ कर लेती है और कुछ नहीं तो वो सिर्फ जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले तो पंजाब हुकूमत गिर जाएगी। इसी तरीके से मरकज़ चले जाएं। अगर PMLQ और MQM विड्रॉ कर ले तो हुकूमत के पास सिवाय इसके वज़ीर-ए-आज़म के पास और चॉइस नहीं होगी कि वो इत्मीनान का वोट लें। अब दोनों के मसले क्या हैं? MQM पाकिस्तान के जो डिमांड्स हैं वो शायद हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत पहले दिन से इनके दफातर खोलने के हक़ में थी कि इनके दफातर खुलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अब हमारे उस पर नहीं है प्रीव्यू में। अब ये भी एक अलग कहानी है। ठीक है। उनकी और भी बहुत सी डिमांड्स हैं कि जी हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी हुकूमत के बस की बात नहीं है। ठीक है। तो MQM पाकिस्तान जो है वो अगर कोई एक्सट्रीम पोजीशन लेती है तो वो इंडिपेंडेंट पोजीशन लेने की पोजीशन में ही नहीं है। ठीक हो गया। यही सूरत हाल PMLQ की है। PMLQ से और इमरान खान से 2018 में, इमरान खान 2018 में PMLQ के बारे में वही राय रखते थे जो वो जरदारी और शरीफ के बारे में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है।
और 2002 में उन्होंने मुशर्रफ का साथ ही PMLQ की वजह से छोड़ा। तो PMLQ और पिछले जब उन्होंने उनको मजबूरी थी कि वो PMLQ को साथ में लाएं, लेकिन उसके बावजूद 1-1.5 साल तक तकरीबन बातचीत बंद थी उनकी। वो फिर क्राइसिस खड़ा हुआ तो आके इमरान खान मिले भी चौधरी शुजात के पास भी, कि वरना PMLQ उसमें तो एक खलीज पहले दिन से मौजूद है। अब भी इमरान खान कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है। मुनी सलाई वाला वाक़या आपको याद होगा कि मुनी सलाई के साथ किया। तो ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है। उसे ऑपोजिशन से ज़्यादा विद इन द गवर्नमेंट जो है प्रॉब्लम्स हैं, और विद इन द गवर्नमेंट से ज़्यादा जो 6 अक्टूबर की बाद की सूरत हाल है, उसके बाद से हुकूमत जो है वो डामाडोल ही नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। ज़रार खड़ो साहब, 6 अक्टूबर की बाद की सूरत हाल हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब के पास जो कार्ड है कि अगर मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ चला जाता हूँ, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाएंगी। ये कार्ड इस्तेमाल होता रहेगा? ये कार्ड इस्तेमाल हो रहा है क्या? मुझे लगता है हो रहा है। कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये कार्ड? वो तो मतलब लग तो हमें कुछ भी सकता है ना सर। देखें, कार्ड जब आप खेलते हैं तो आपके सामने एक खिलाड़ी होना चाहिए ना, कोई जिसके साथ आप ताश खेल रहे हैं। ये कार्ड किसके लिए खेला जा रहा है? अपने वोटर्स के लिए अगर खेला जा रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिरकार वोटर्स ने तो उसको वैसे ही वोट देना है। तो अगर ये कार्ड खेला जा रहा है, और मेरे नहीं ख्याल कि ये कार्ड खेला जा रहा है, तो सवाल बनता है कि किसके लिए ये कार्ड खेला जा रहा है। अब देखें, अभी जो मजहर साहब ने जो बात की, अगर उसको मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश करूं, तो जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, जैसे कि साइंस के एग्जाम में, केमिस्ट्री के एग्जाम में फॉर एग्जांपल 2 हिस्से होते हैं ना, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। इन थ्योरी ऑन पेपर इस वक्त ऑपोजिशन के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो बन गया है। ठीक है, अवाम महंगाई से तंग आई हुई है, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी रवांडा में भी महंगाई है, साइबेरिया में भी महंगाई है, नाइजीरिया में भी महंगाई है। आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के वीडियोस दिखा रहे हैं, हम जैसे अंडरसीज पाकिस्तानियों को, वो अपनी जगह। तो मतलब कि कामयाब नहीं हो रहे, अवाम तंग आई हुई है। PDM एक बार फिर हरकत में आ रहा है। PPP उसके साथ ऑफिशियली ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे वो एक अलग बात है। और अभी मजहर साहब ने जिसने बहुत तफसील में बताया है कि जाहिर है कि यही वो वक्त होता है जब इत्तेहादी भी थोड़े से शोर मचाने लग जाते हैं कि हो सकता है कि कोई कंसेशन या ऐसे कुछ मिल जाए। लेकिन जो देखें, ये चीजें पहले भी हुई हैं। इस बार मुख्तलिफ क्या है कि अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या आप अभी भी 1 पेज पर हैं या नहीं है, राइट? तो जब हम इन सारी चीजों को साथ लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के सामने, या कम से कम ऑपोजिशन को लगता है कि उनके सामने एक ऑप्शन सामने नजर आ रहा है कि यार हम इस वक्त शायद कुछ कर सके। अब वो कुछ क्या है वो एक अलग बात है। क्या वो हुकूमत तोड़ना चाह रहे हैं, क्या वो खुद हुकूमत में आना चाह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो भी हुकूमत में आएगा, मसले तो नहीं चेंज होने वाले ना सर। अगर कल नून लीग और PPP आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो डॉलर को 150 पे तो नहीं आने वाला, महंगाई कंट्रोल नहीं आने वाली। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अपोजिशन भी हुकूमत करना चाहेगी। और अगर इमरान खान साहब, और मैं शायद इस बात से इतना अग्री नहीं करता, या शायद मेरे पास इतनी मालूमात नहीं है, अगर वो ये बात करते भी है कि असेंबलीज तोड़ दें, तो ये मतलब धमकी किसको दी जा रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लगता ये कि जो एक पेज था उस पर कुछ कार्ड्स खेले जा रहे हैं 2 पेज होने की वजह से। हाँ, लेकिन देखें, अगर आप तोड़ भी दे तो फिर भी क्या होता है ना। देखें अगेन, ये अब हम ना एक स्पेक्यूलेशन के ऊपर स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी बहुत ही ज्यादा फिर कबल अज़ वक्त हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही स्पेक्यूलेटिव होगा कि किसके लिए कार्ड खेला जा रहा है, किसके लिए कार्ड नहीं खेला जा रहा। लेकिन जाहिर है कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो बनी हुई है। अब प्रैक्टिकल में ऑपोजिशन इसका फायदा उठा सकेगी या नहीं, वो एक अलग बात है। और ये भी हमें इस पर भी मेरे ख्याल में गौर करना चाहिए कि क्या ऑपोजिशन सिर्फ सताना चाह रही है, तंग करना चाह रही है, या वाकई ही हुकूमत को गिराना चाह रही है। क्योंकि अगर आपने ऐसे किया, अगर हुकूमत ने, और मेरे नहीं ख्याल कि वो इसमें कामयाब होंगे, अगर उन्होंने कर दिया और हुकूमत नो कॉन्फिडेंस हो गई और हुकूमत गिर गई,
तो अगले 10 सालों तक आप पीटीआई से यही सुनेंगे कि जी हम तो करना चाह रहे थे, लेकिन फिर देखें ये सारे चोर डकैत लुटेरे हमारे खिलाफ हो गए और हमें मौका नहीं मिला। अगर 2 और साल मिल जाते तो शायद हम चीजें सही कर देते। और मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑपोजिशन के हक में होगा। जी ठीक है। मोशर ज़ैदी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कुछ कर पाएगी, कुछ करना चाहती है, या ऐसा माहौल बन चुका है कि अब हुकूमत के खिलाफ इत्तेहादी भी नाराज़ हों, अपोजिशन भी मैदान में हो और कुछ मुक़्तदर क़ुव्वतें भी नाराज़ हों तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएं? देखिए, स्पेकुलेट बिल्कुल किया जा सकता है कि क्या है। मेरे ख्याल में देखिए, जिन इशारे की बात मजहर अब्बास ने की, वो इशारा अगर हो जाएगा तो फिर ना एमक्यूएम रुकेगी ना काफ रुकेगी। तो वो इसका मतलब है कि वो इशारा जो है अभी स्पेकुलेशन है, या अगर डराया भी जा रहा है तो देखिए, वो सारे ट्रम्प कार्ड चाहे वो अपोजिशन के हों, हुकूमत के हों, इत्तेहादियों के हों, इत्तेहादियों और हुकूमत के, तो जाहिर है वो जिस तरफ देख रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अगर वहां से इशारा होता है और जो आपने कहा कि कार्ड खेले जाते हैं, देखिए पत्ता जब तक टेबल पे नहीं फेंका जाता ना, तो उस वक्त तक पता नहीं चलता कि वो क्या है। तो मेरे ख्याल में अगर ये एमक्यूएम और काफ को एक दिन में हटाया जा सकता है, उसमें क्या मसला है? अगर एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर ली है ये बात, तो उसमें तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मैं ज़रार की बात से इत्तफाक करूंगा कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इत्तेहादी हैं वो अपने लिए कंसेशन मजीद लेना चाहेंगे, और कोई भी जमात होती वो यही करती। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस अपोजिशन में इतना जोर है या बचा है। वो इसी तरह जो है बात करेंगे, या आपने महंगाई के ऊपर तो वो निकल नहीं रहे। ठीक है, आप ये देखिए ना, महंगाई जो अवाम का मसला है उसके ऊपर तो वो तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम पार्लियामान के अंदर एहतजाज करेंगे। ओ भाई, मतलब यार किसको आप बना रहे हैं? तो ये बिलावल साहब अपने उसमें बैठे हुए हैं कि उन्हें शायद जो है वो अगले चोजन वन हो जाएं। जहाँ तक नून लीग की बात है, तो उनका भी शहबाज शरीफ का जिस तरह वो है, तो मेरा ख्याल में अभी जो है बहुत कबल वक्त है किसी भी चीज़ को वो करना जो सियासी, मेरे ख्याल में तो अभी तक सियासी बिसात बिछी भी नहीं है, प्लेयर्स टेबल पर भी नहीं आए हैं। हम जो है जिस सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, वो सूरत हाल एक दिन की मार है। द मोमेंट एस्टेब्लिशमेंट टेल्स काफ और एमक्यूएम के आप हट जाएं तो वो हट जाएंगे, ज़ाहिर है उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है और हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि उसके बाद क्या होगा। क्या इमरान खान जो है आपके ख्याल में वो निचले बैठ जाएंगे? वो नहीं बैठेंगे, वो भी फिर वही बात करेंगे जो नून करती रही है या पहले पीपल्स पार्टी कर रही थी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि तमाम जमातों को सफारा कर ले अपने खिलाफ, और अगला जो भी इंतखाबात हों उसमें एक ही क्वेश्चन हो कि जनाब मुझे इसलिए वोट दीजिए कि मैं जो हूँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। तो मेरे ख्याल में बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हम इस हुकूमत के, हर हुकूमत के दूसरे तीसरे साल में सुनना शुरू हो जाते हैं कि जी कबल वक्त इंतखाबात का भी इम्कान है, हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। पाकिस्तान के जो है वो 5 साल मेरे ख्याल में पूरे हो ही जाएंगे, बाकी 2023 है वो तब की तब देखी जाएगी। खुशहाल साहब, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो इसमें बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर अब भी एतमाद करती हुई दिखाई नहीं देती है, इसकी वजह क्या है? प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मगर बात साहब ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून करीब आ रही हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान तो अभी भी मौजूद है। आप अगर निजी महफिलों में बात करें पीपल्स पार्टी से, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज किसी फ़ायदा उठाने के चक्रों में है। मुस्लिम लीग नवाज से बात करें, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी फ़ायदे उठा चुकी है, उठाना चाहती है, अपने आप रास्ते जो है वो साफ़ कर रही है। ये अदम एतमाद का फुकदान फिर PDM की तहरीक होगा क्या? शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इशारा हो गया है। मैंने तो कहा कि इशारों की सियासत होती है। ठीक है, इशारों की सियासत होती है। अगर एमक्यूएम निकलती है तो इशारों पे निकलेगी, अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं कर पाएगी। PMLQ की सबको आपको मुझसे ज़्यादा पता है PMLQ की रिलेशनशिप क्या है। बिल्कुल ठीक। वो मसला देखिए ऑपोजिशन का, ऑपोजिशन इमरान खान का वाहिद क्रेडिट है।
इतनी डिवाइडेड अपोजिशन इमरान खान को सबसे ज़्यादा सूट करती है। और पीडीएम की जो लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई को फिर जो बढ़ावा दिया गया, उससे उसके बाद कभी भी वो उस पोजीशन पर दोबारा नहीं आए। और आज भी ये ज़रूर है कि चीज़ें शायद थोड़ी सी बेहतर विद इन द पार्लियामेंट बेहतर हुई हैं। शहबाज शरीफ एक नेशनल गवर्नमेंट का आइडिया लेके घूम रहे हैं, वो सबसे ये बात करते हैं कि हमें एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए और अगर कोई ऐसी सिचुएशन, लेकिन काफ़ी हद तक शहबाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ के हामी नज़र आते हैं कि बेहतर है कि विद इन द हाउस अगर हम कुछ तब्दीली ला सकें तो वो बेहतर है। मतलब फ़र्ज़ करें मरकज़ को ना टच करें वो, और सिर्फ पंजाब में कोशिश करें कि पंजाब में जो है तब्दीली आ जाए। तो उसके लिए मसला ये है कि उसके लिए जरदारी साहब का PMLQ के साथ, चौधरीज़ के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और जरदारी साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी का एज सच वहाँ कोई इतना स्ट्रॉन्ग ना वोट बैंक रहा है ना विद इन पंजाब असम्बली वो उनके पास वो है। लेकिन जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही को वो तो उन्होंने तकरीबन पंजाब जो है ना वो फ्रेंचाइज कर दिया है कि वो जो भी चौधरी फैसला करेंगे जरदारी साहब उसके साथ खड़े होंगे, और ये एक अंडरस्टैंडिंग उनकी है जो अभी जो लास्ट टाइम उनकी मुलाकात हुई थी। इसी तरह जहांगीर तरीन फैक्टर जो है, अब ये सारे फैक्टर जैसे जैसे वक्त करीब आएगा, क्योंकि अगले 3, 4, 5 महीने के बाद एक तरह से इलेक्शन की फ़ज़ा बनती जाएगी, उसमें जो और बल्दियाती इलेक्शन मुझे होते नज़र नहीं आ रही हैं खबरें कि हो रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अफोर्ड नहीं कर सकती इस स्टेज पर, पंजाब में ख़ास तौर पे वो अब किस अंदाज में कराएंगे, और वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि देखें चौधरीज़ को जो उनकी मीटिंग हुई है, अब चौधरीज़ को और क्या चाहिए आपको उन्होंने 6 पूरे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट की एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो चौधरीज़ के बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है उन 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स के, तो आपको और क्या चाहिए? किस चीज़ की शिकायत है आपको? यानी जो उनकी शिकायत सामने आई है वो शिकायत जो चीज़ें सामने आई हैं वो उसके अलावा है मामला। वरना तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार बड़ा तगड़ा जवाब दे सकते हैं PMLQ को कि जी हमने आधा पंजाब आपके सुपुर्द किया हुआ है, आप कह रहे हैं कि आपकी हम बात नहीं सुनते, तो जाहिर है मसला कहीं और है और मसला कुछ और है। इसलिए वहाँ से भी कुछ आवाज़ें आती हैं, पाकिस्तान से भी कुछ आवाज़ें आती हैं, बलूचिस्तान में बाप भी जो है उसका कोई सेटल नहीं है मामला बलूचिस्तान में। ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। इसमें इमरान खान का जो वाहिद जो फ़ायदा हो रहा है वो अपोजिशन की तकसीम से हो रहा है, और वो चीज़ है जिससे उनको फिक्र नहीं है, और राइटली फिक्र नहीं है कि ये नहीं मुत्तहिद होंगे, लिहाजा उनको अपने अंदर के जो मामला हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है ज़रार खोड़ो साहब, यानी इस वक्त अगरचे जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN में दूरियां हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, मौलाना फजल रहमान बिलावल भुट्टो से मिले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद अदम एतमाद का फुकदान तो अपनी जगह पे मौजूद है। फिर साथ कौमी हुकूमत की बातें बड़े हाई लेवल पे बड़े सीनियर सियासतदान कर रहे हैं। जी नहीं, इसमें सवाल क्या है सॉरी मलिक साहब? खोड़ो साहब, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद क्यों है? जी यार आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये कोई जद्दी पुश्ती दोस्त थे। और देखें दूसरी चीज होती है, आप कुछ मकासद हासिल करने के लिए अपनी जानी दुश्मन के साथ भी आर्जी इत्तेहाद कर सकते हैं, कि जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे मुबशिर बैठे हुए हैं, मजहब भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरी और मजहब भाई की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हम दोनों को नफरत है मुबशिर से, ठीक है। अब अगर हम मिलकर कहें कि यार हमने मुबशिर को फिक्स करना है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, हम अलायंस कर रहे हैं, हम शादी नहीं कर रहे। और कभी कभी तो शादी में भी एतमाद नहीं होता, लेकिन वो चले एक और मौजू है। हम जो बात हो रही है ना सिग्नल्स और इशारों की, मैं इसको इस तरह कहूंगा कि इस वक्त रनवे पर कोई 5-6 तैयारे रेडी हैं और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के गो हेड का वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और चीजें भी हो रही हैं, और क्योंकि अब मुझे ये मौका मिला है तो एक चीज मेरे जहन में आई थी, ये जो नाजिम जोखियों का केस है, ठीक, आप सब जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक, जालिमाना कत्ल हुआ है उसका, और वो भी एक PPP MPA और PPP के सिटिंग MNA के डेरे में। बिल्कुल ठीक। अच्छा,
गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का इस पर बयान आया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की कि वैसे तो सिंध में कुछ भी हो जाए, अगर 3-4 महीने पहले की हम बात करें तो हर पीटीआई का वजीर, एडवाइजर, शहबाज गिल ने अभी तक 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली होती, लेकिन इस वक्त खामोशी है। अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, लेकिन कहीं कहीं से ये उड़ती उड़ती खबर ही आती है, और आपको पता है ऐसे ही होता है कि शायद कहा गया है फ्रॉम पीएम हाउस कि यार इस वक्त ना पीपीपी को ज्यादा मत रगड़ें। अब मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि कोई डील हो गई है, क्योंकि जब भी थोड़ी सी एक फोन कॉल होती है हम एकदम कहने लग जाते हैं डील हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद ये उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए है कि यार देखो यार, आप पे हम हल्का हाथ रखेंगे, आप भी पीडीएम के साथ 100% हमारे खिलाफ ना आए। तो पीपीपी की देखिए अभी इस वक्त ना बड़ी अच्छी पोजीशन है और बड़ी अच्छी बार्गेनिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, कि वो अगर पीडीएम वालों के साथ मिलते हैं, अगर वो अदम एतमाद और इस तरह की चीजों की तरफ जाते हैं, जैसे वसत साहब ने अभी कहा, मजहर साहब ने अभी कहा, वो पीएमएलक्यू का भी फैक्टर है, जरदारी साहब वाला, तो उनकी वहां पर भी अहमियत काफी होती है। और अगर वो नहीं करते तो शायद आगे जाते हुए गवर्नमेंट के साथ भी, फेडरल के साथ भी उनकी रिलेशंस थोड़ी सी बढ़े। तो उनकी बार्गेनिंग पावर बड़ी अच्छी है इस वक्त, और इसीलिए शायद आप देख रहे हैं कि पीपीपी ने कोई वाज़े पीडीएम में दोबारा शामिल होने की ऐसी कोई बात नहीं हुई, और ना ही वो बहुत ज्यादा खूनखार तरीके से इस वक्त एटलीस्ट आज की और कल की मैं बात ही कर रहा हूँ, हुकूमत को नहीं टारगेट कर रहे। वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सियासत में हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। आने वाले कल का किसी को कुछ नहीं पता होता। मुबशर ज़ैदी साहब, वज़ीर आज़म साहब इजलास में शिरकत नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जैसे हल्के हाथ की बात कर रहे हैं इस वक्त राठौर अपना खोड़ो साहब, उससे क्या लगता है कि असद कैसर साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनका ख़त भी शहबाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट में तावन के लिए, कुछ कानून साजी में सपोर्ट के लिए हल्का हाथ मुस्लिम लीग नवाज पर भी होगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल असद कैसर साहब जो है बेशक कर रहे हों, लेकिन मुझे बता दें 3 साल में पार्लियामान ने किया क्या है। सब चीज़ें तो ऑर्डिनेंस के ऊपर चल रही हैं। जो 2-3-4 बिल मंजूर हुए हैं जिसमें एम्बर अलर्ट या दूसरे वो सोशल इश्यूज के ऊपर, वो काबिल तारीफ हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एफर्ट्स थी। तो कलेक्टिवली तो हमारे पार्लियामेंट ने कुछ डिलीवर ही नहीं किया। मुझे बताएं कौन सी ऐसी मसला है, चाहे उसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है गवर्नेंस से हो, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। तो पार्लियामान के में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप खुद देख लें कि महंगाई की बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब तकरीर करके बस निकल जाते हैं। उसके बाद ये अपोजिशन की मैं बातें कर रहा हूँ, बिलावल साहब भी एक तकरीर करके निकल जाते हैं। उसके बाद ये इस तरह नहीं होता। अगर अपोजिशन सीरियस है अवामी इश्यूज के लिए, तो उनको ये समझना होगा कि वो उसकी सियासत करे। बदकिस्मती है कि जैसे मैंने पहले कहा, वो भी वहीं देख रहे हैं कि शायद वो लाइन में लग जाएं, अगली बारी उनकी आ जाए। तो इस तरह अगर होता रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन के अपने अंदर देखिए बात ये होती है कि जब इलेक्शन की सियासत तो बड़ी फर्क सियासत होती है ना, वहाँ तो एक दूसरे को अपना एडवर्सरी या दुश्मन ही तस्वुर किया जाता है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिलजुल कर कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन तक नहीं आएंगे। हाँ, तहरीक के लेवल तक हमने देखा शुरू में, क्योंकि सबकी मुश्किलात साझी थी, सबके खिलाफ केसेस बन चुके थे, सब उन केसेस से आज़ाद होना चाह रहे थे। फिर आपने देखा कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पस मंजर में जाने शुरू हुए, तो पीपल्स पार्टी की टोन चेंज हो गई। यही चीज़ अभी अगर आप उनके साथ कर दें, नून लीग के साथ, उनकी टोन भी चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा जो है मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन के अंदर इतना दम है, या अपोजिशन इवन चाहती भी है कि अवाम का जो मूड है इस वक्त, अवाम की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में बात करें। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं मुबशर ज़ैदी साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत करवाना चाहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स नहीं देना चाहती। इससे इलेक्शन भी मुलतवी हो सकते हैं। फिर साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का नाम एक बार फिर ECL में डालने की सिफारिश, इसकी मंतक क्या हो सकती है?
प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक 17 मई 2021 को हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया था। उसके बाद नैब की जानिब से अब एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई है। इसकी मंतक क्या है मौजूदा हालात में? देखिए, एक तो सीधी सी बात यह है कि एक चीज़ नसरुल्लाह समझने की ज़रूरत है कि एक तो हम ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, नहीं है, उसमें इख्तलाफात, 6 अक्टूबर की बात की सूरत हाल एन मुमकिन है। जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, विद इन द गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो रही हो, इसी तरह दूसरी जगह भी विद इन कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ जब जा रहे थे, पहली मरतबा जा रहे थे और उनको एयरपोर्ट पे रोका गया, तो पहली मरतबा जाने की बात कहाँ से आई थी और फिर किसने रोका और किस तरह रोके गए, वो एक अलग कहानी है। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। दूसरी नैब का मसला ये है कि नैब ने, देखिए, जब से ये चेयरमैन को तौसी मिली है, जो उसकी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उसके बाद PTI के जो केसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्लीन चिट मिलती जा रही है और दूसरी तरफ के केसेस में हमें सख्ती नज़र आ रही है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ तय है कि इमरान खान ने पूरे अपने इस टेन्योर में किसी भी तरीके से वो ना शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, ना जरदारी से हाथ मिलाना चाहते हैं, ना शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना चाहते हैं, ना वो किसी ऐसी मुलाकात में मौजूद होते हैं या मौजूद रहना चाहते हैं जहाँ या अपोजिशन भी या शहबाज शरीफ ख़ास तौर पे बैठे हों। माँ से बायस के कि आपके पास चॉइस नहीं होती अगर आप कभी असेंबली में चले जाएं। तो गवर्नमेंट और इमरान खान ख़ास तौर पे बिल्कुल उनके जहन में ये है कि अगले इंतखाबात से पहले, क्योंकि देखें उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो शरीफ से है। नवाज शरीफ की अभी अपील का क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ बहरहाल अभी ग्राउंड पे हैं और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को किसी तरीके से किसी तरीके को सज़ा हो ताकि वो डिस्क्वालीफाई हों और एक ऐसी सिचुएशन हो कि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि अदरवाइज पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बज़ाहिर अभी तक इंटैक्ट नज़र आता है। लेकिन मजहर अब्बास साहब, एक तरफ हुकूमत दावे करती है बल्दियाती इंतखाबात के भी, ये देखिए सूरत हाल इस वक्त ये है कि KPK के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ अरूज पर हैं, लेकिन फाइनेंस डिवीजन ने कोई पैसे जारी नहीं किए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन का काम ठप पड़ा है पिछले कई माह से, ना वहाँ हल्का बंदियाँ हो सकती हैं, ना डिमिलिटेशन हो सकती हैं, वहाँ पे इलेक्शन रूल्स के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि वहाँ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। फिर हुकूमत किस बात की दावेदार है? पैसे रोक रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के? देखिए, इलेक्शन कमीशन से उनका झगड़ा चल रहा है, एक टसल है जो चल रही है। नैब के चेयरमैन के हवाले, नैब के चेयरमैन को तौसी तो दे दी, लेकिन नैब के चेयरमैन की पावर्स भी यानी उनको डिसमिस करने की पावर भी वज़ीर आज़म इनडायरेक्टली अपने पास रखना चाहते हैं। अब वो अलग बात है कि अटॉर्नी जनरल की सख्त ऑब्जर्वेशन आ गई है इसके ऊपर कि इसका ये तो स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगा और इसका ये आइन से या नैब की इंडिपेंडेंस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। 6 अक्टूबर की सिचुएशन आपके पास है, ऐसा लगता है कि वो इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि या तो वो उनके मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक चलें या वो उनके कंट्रोल में। तो ये हालांकि सारी चीज़ों की मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है इमरान खान को, लेकिन उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन की है कि जो जितने भी की इंस्टीट्यूशंस हैं उससे कहीं ना कहीं हमें पिछले चंद महीनों में इमरान खान कॉन्फ्रंट्रेशन के मूड में नज़र आते हैं। वो इलेक्शन कमीशन पर अभी डस्का की रिपोर्ट आ गई है और एक इलेक्शन कमीशन, कभी भी किसी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन में मैंने इतनी खलीज नहीं देखी जो इस वक्त नज़र आ रही है और ये सिचुएशन मेरा ख्याल है काफ़ी आगे जाके ख़राब हो सकती है। बशीर ज़ैदी साहब, फाइनेंस डिवीजन जो है वो फंड्स जारी नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्या ये लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप बल्दियाती इंतखाबात भी करवाना चाहते हैं लेकिन फंड रिलीज़ नहीं कर रहे? इलेक्शन तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन इदारों के साथ ये तसादम कहाँ ले जाएगा हुकूमत को? देखिए, फिलहाल जो टसल चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, जिसकी जानिब मजहर ने भी इशारा किया, तो मेरे ख्याल में वो जब तक ये चलेगी, जब तक हालात ठीक नहीं होते, ये फंड शायद जारी ना हो। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूट भी नहीं करती। जैसे मजहर ने कहा कि इस वक्त अगर आप बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे तो वो एक रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और जाहिर है अवाम पिसे हुए हैं, महंगाई में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत मसाइल है।
तो अगर कोई अपसेट होता है तो जाहिर है वो बहुत एम्बैरेसिंग होगा इस हुकूमत के लिए। तो ये एक वजह तो ये हो सकती है। जहां तक मैं सिर्फ ईसीएल की बात आपने की, तो ईसीएल में दोबारा नाम डालने का सिर्फ ये होता है कि एक केस में लेट्स से कि साफ पानी स्कैंडल में उन्होंने ईसीएल में नाम डाला, तो अब नैब दूसरे केस को लेकर के उसमें भी ईसीएल में डलवा देगी। उससे मुश्किलात में इजाफा करना है, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकते, मगर जब वो इस ईसीएल को ख़त्म करने जाएंगे तो उन्हें हर केस में अलग अलग ईसीएल से अपने नाम हटाने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ेगी। उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो मेरे ख्याल में वो शहबाज शरीफ के साथ जो इमरान खान की मुखासमत है वो बड़ी वाज़ेह है। तो वो उनके लिए मजीद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। मुबशर ज़ैदी साहब और मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। अब रऊफ़ जंजुआ साहब हमारे एक दोस्त हैं, आज मेयो हॉस्पिटल, लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ तशरीफ़ ले गए किसी मरीज़ के साथ। वहाँ इस वक्त एमरजेंसी में जो है वो कंप्यूटराइज जो सिस्टम है पर्ची जारी करने का, स्लिप देने का, वो बंद हो गया किसी वजह से, जिसके बाद मरीज़ों को देखना भी बंद कर दिया गया, इसलिए कि कंप्यूटराइज अगर रसीद नहीं है तो एमरजेंसी पेशेंट को भी नहीं देखा जा सकता। ये हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे नाज़रीन ये मनाजर देख रहे होंगे कि मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी है। वहाँ मरीज़ जो एमरजेंसी जिनको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम बंद होने की वजह से उनका चेकअप भी बंद कर दिया गया। ये हालात हैं सूबाई दारुल लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल के। मज़हर अब्बास साहब, बड़ा शार्टली मैं आपसे इस पर कमेंट चाहूँगा, और मुबशर ज़ैदी साहब आपसे भी, कि क्या हुकूमती नाअहली है, हमारे एहलकार काम नहीं करते? कभी ऐसा हुआ है कि एमरजेंसी सिस्टम जो है वहाँ कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाए तो आप स्लिप जारी ना करें और पेशेंट, एमरजेंसी का पेशेंट, उसको आप लाइन में खड़ा करके बिठा दें? नहीं नहीं, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हो भी जाए कंप्यूटर सिस्टम, तो आप इमरजेंसी में कोई आएगा, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होगा, तो उसको आप ट्रीट नहीं करेंगे क्या? वो चीज़ें तो बाद में भी हो सकती हैं। जो उसी वक्त एडमिट होने आया है, जो उसी वक्त इमरजेंसी में आया, आप उसको इवन अदरवाइज भी अगर कभी सिस्टम बैठ जाता है तो आप मैनुअल तो काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप हॉस्पिटल ही बंद कर दें इस चीज़ में। तो मेरा ख्याल है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पंजाब में हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब होती जा रही हैं। अभी डेंगू का आप देख लें कि डेंगू की जो क़यामत आई हुई है पंजाब के अंदर, पहले कोविड की वो आई हुई थी। ओवरऑल भी हमारी, खैर सिर्फ इस गवर्नमेंट का नहीं, ओवरऑल पिछले 30-40 साल में हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी, ये हमारी प्रायोरिटीज़ रही नहीं कभी। इसमें वही बदकिस्मती है और उसकी रिफ्लेक्शन आपको साफ नज़र आती है। लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप लोग इमरजेंसी में आए और आप उसको ट्रीट ना करें। मुबशर ज़ैदी साहब, आप क्या कहेंगे इस वीडियो क्लिप पे कि एमरजेंसी के पेशेंट जिन्हें एमरजेंसी में चेकअप करवाना है, कंप्यूटर स्लिप जारी ना होने की वजह से उनको ट्रीट ना किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में तो नाअहली है उस अस्पताल की इंतज़ामिया की। अक्सर अस्पतालों में अभी भी कंप्यूटर के साथ साथ मैनुअल सिस्टम मौजूद होते हैं, रजिस्टर्स रखे हुए होते हैं। अगर आपको रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए चाहिए, आई अंडरस्टैंड के इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जो जिनको गोली लगी हो या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जो पुलिस केस बने, तो उसके लिए मेरे ख्याल में अपनी सिर्फ जिम्मेदारी से पहलू तही करने के लिए वो ये कर रहे हैं, जो कि टोटली अनजस्टिफाइड है। ये चीज़ें देखें, कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी भी बैठ सकती है, कभी भी सिस्टम क्रैश कर सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अस्पताल बंद करके बैठ जाएं। तो ये ओवरऑल ही हमारी इंतज़ामिया जो कहीं पे भी होगा हुकूमती अस्पताल, उसको शो करती है कि वो जो है इतने सहल पसंद हो चुके हैं कि वो फौरी तौर पर एडजस्ट भी नहीं कर पाते। उसके लिए भी उन्हें शायद एमएस की एक रिटर्न परमिशन का इंतजार होगा कि जनाब आप मैनुअली शुरू कर दें, तब तक के लिए हम नहीं देख रहे। बिल्कुल कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ैदी साहब। मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। जो आखिरी वीडियो हमने आपके सामने रखी, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो मेडिकल स्टूडेंट हैं मेयो हॉस्पिटल के, उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे वाक़े का नोटिस लें, और अगर कहीं कंप्यूटराइज सिस्टम बैठ जाए, प्रॉब्लम करे, तो मैनुअल जो है वो स्लिप जारी करके लोगों का इलाज ज़रूर किया जाए। अगर हॉस्पिटल में आने वाले लोग किसी एक छोटी सी कोताही की वजह से इलाज से महरूम रहें तो उसकी ज़िम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।